हम लोगों ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को देखा और पढ़ा। पूर्व में हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ वो किस प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य को विकास की दृष्टि से देखा जाए तो 4 भागों में विभाजित किया गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था, अगले वीडियो में आप देखेंगे कि इस रीतिकाल में उसकी क्या प्रवृत्तियां रही और उस पर एक विषय चर्चा की गई थी। लेकिन बहुत से बच्चों ने कहा कि नहीं, अभी ये रीतिकाल में और चर्चा की जाए, तो मैंने दूसरा वीडियो लॉन्च किया है, देखें इसको। रीतिकाल में इसकी जो समय सीमा है वह सन 1643 ईस्वी से और 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। समय सीमा हो गई है आपकी सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक। इसका कहने का अर्थ हो गया कि उस समय जो हमारे देश की तात्कालिक स्थितियां थी, उन स्थितियों के माध्यम से देश में राजाओं का शासन था और जो कवि थे, जो रचनाकार थे, वे राजाओं का गुणगान ही कर रहे थे। राजाओं को प्रसन्न करना उनका मुख्य लक्ष्य था। चूंकि इस तरह के ग्रंथों को देखा जाए तो चूंकि आचार्य शुक्ल ने जो इसे रीतिकाल कहा, इस काल को जो रीतिकाल कहा, रीतिकाल कहने का अर्थ ही था कि यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका का चित्रण, ये काव्य का प्रमुख विषय रहा। काव्य में अगर देखा जा रहा है तो मुख्य विषय के रूप में यही रहा और इस कारण से इसे रीति ग्रंथों की रचना अधिकता से हुई। हमारे यहाँ जो भी एग्जाम होते हैं उनमें रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार के सवाल आते हैं। या रीतिकाल का नाम किसने दिया? आचार्य चंद्र शुक्ल ने दिया है। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा है कि रीति ग्रंथों में अधिकतर आप देखेंगे तो जनमानस का जो प्रभाव था वह उन ग्रंथों में पूर्ण रूप से विलुप्त दिखाई पड़ता है। बच्चों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि रीतिकाल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां रही हैं उनमें समाज की सहभागिता नगण्य सी रही है। जो कवि थे, जो दरबारी कवि थे, वो राजाओं की प्रशंसा के कारण से उस समय का जो काव्य संरचना थी वह जनसाधारण से दूर होती चली गई और परिणाम निकला कि आपका जो काव्य जो उस समय की स्थितियां आई उनमें समाज और देश का विलोपन दिखाई पड़ता है। यहाँ पर मुख्य रूप से इस समय अलंकारवादी कवियों का रहे, जिन्होंने मुख्य रूप से अलंकार को ही श्रेष्ठ माना। उनमें केशव प्रमुख थे, भूषण प्रमुख थे। केशव और भूषण 2 ऐसे नाम हैं जो आपको मिलेंगे जिन्होंने इस काल में रचनाएं तो की। बच्चों, भूषण ने इस काल में रहते हुए भी रसी कविताएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं में भी हम देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से वीर रस की कविताओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का कार्य किया है। कि यहाँ पर दूसरा होता था रसवादी कवि। हमारे यहाँ आते हैं, एग्जाम में आप पूछ जाते हैं कि 2 रसवादी कवियों के नाम लिखिए। देव और पद्माकर, ये 2 ऐसे कवि थे जो रसवादी यानी रस को प्रमुखता दे रहे थे। रसवादी का अर्थ हो गया कि जो रस को प्रमुखता दे रहे थे। अलंकारवादी का अर्थ हुआ जो अलंकारों को मुख्य वरीयता दे रहे थे। क्योंकि इस समय जो हमारी रचनाएं हो रही थी वो ज्यादातर आप देखेंगे तो दोहा में, सवैया में, छंद विधाओं में। छंद का अर्थ हुआ कि कवित्व हो रही है। अन्य जो कवित्व छंद हैं उन छंदों के माध्यम से छंद की जो विधाएं हैं उनमें रचनाएं की जा रही थी। इसलिए यहाँ पर ये अलंकारवादी और रसवादी कवियों ने अपने ढंग से साहित्य को वर्णित किया है। प्रमुख कवि और रचनाएं इस काल की क्या रही, जो हमारे एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं बच्चों उनमें अधिकतर पूछा जाता है, चाहे वो हाई इंटरमीडिएट का हो, हाई स्कूल का हो या इससे उच्च स्तर के एग्जाम हो। केशव, इन्होंने लिखा रामचंद्रिका। दूसरी इनकी रचना है कविप्रिया। फिर है, यहां लिख देते हैं स्पष्ट रहेगा, रसिक प्रिया। ये रामचंद्रिका, कविप्रिया और रसिक प्रिया, ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जा रही है
कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, या रसिक प्रिया जो रचना है, ये पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, या केशव की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक ही हो जाएगा और इसमें मिलेगा। भूषण, भूषण ने लिखा शिवराज भूषण, शिवा बावनी, और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी वह बच्चों आपको मिलेगा छत्रसाल, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवा के यशोगान में, शिवा के की वीर गाथा में शिवा बावनी, और छत्रसाल जी के दशक में, छत्रसाल जी की वरीता में, छत्रसाल जी को की प्रशंसा में जिन्होंने लिखा था वह लिखा था छत्रसाल दशक। क्योंकि आप बीरसी कवि थे, भूषण ही एक ऐसे कवि थे जो रीतिकालीन परंपराओं से विमुक्त होकर के काव्य संरचना कर रहे थे। मतिराम ने लिखा रसराज और ललित कलाम। ये ललित कलाम बहुत पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आप देखेंगे तो ललित कलाम आपको मिलेगा। इसलिए बच्चों ललित कलाम आपको ध्यान में रखना है कि ये इसके रचनाकार कौन है। पद्माकर, पद्माकर ने पद्माभरण और गंगा लहरी, पद्माकर की जो रचनाएं रही वो पद्माभरण और गंगा लहरी है। देव, शब्द रसायन, शब्द रसायन बहुत पूछी जा रही है। और यहाँ मैं एक बात को और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि संभव है शब्द रसायन नामक पुस्तक कई आपको और भी मिले जिसके रचनाकार अन्यान्य हो सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके विकल्प में कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। अगर ये पूछा जा रहा है कि शब्द रसायन में की रचनाकार कौन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा उसमें देव है कि नहीं है। अगर देव नहीं है तो निश्चित रूप से फिर वह किसी दूसरे रचनाकार की पुस्तक होती है, उसमें आपको अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि एक ही नाम से कई विद्वानों ने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन आपके विकल्प में आ क्या रहा है, आप यहाँ का जो विकल्प है वो सटीक पहुंचने के लिए क्या उसमें आपने देव को पढ़ा है, तो देव के सम्मुख वो शब्द रसायन रचना लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर लिखी है तब तो देव की है, या अन्यथा वह किसी दूसरे रचनाकार की हो सकती है। रसविलास इसी प्रकार जिनकी पुस्तक है। घरानंद जो इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनकी जिनकी गणना होती है, उन्होंने देखा, और सुजान सागर, ये चूंकि सुजान नामक नायिका से स्नेह करते थे तो इन्होंने सुजान सागर लिखा, और लोकशास्त्र इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस काल में हमने बताया था कि बिहारी जो थे वह रीत सिद्ध कवि थे। क्या थे? रीत सिद्ध कवि। अब रीत सिद्ध कवि होने के कारण इन्होंने सत्सई तो लिखा, लेकिन इन लोगों ने बिहारी को, हमारे विद्वानों ने गागर में सागर भरने वाला कवि कहा है। गागर में सागर, ये बच्चों बहुत आता है। गागर में प्रश्न बनता है कि गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है, गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है, तो उत्तर मिलता है बिहारी। या बिहारी को किस उपाधि से विभूषित किया जाता है, तो उत्तर मिलता है फिर हमारा गागर में सागर भरने वाला। गागर में सागर का अर्थ हो गया अत्यंत सूक्ष्म वस्तु में, अर्थात थोड़े में ही बहुत कुछ कह देने की जो क्षमता है वह बिहारी में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। बच्चों इस काल में अगर देखा जा रहा है मुख्य रूप से तो विभिन्न प्रकार की छंदों का प्रयोग किया गया, और विभिन्न प्रकार के माध्यम से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे वो ग्रंथ रहे हों, चाहे गिरधर की कुंडलियां रही हों, इन लोगों ने कुंडलियों के माध्यम से, सवैया छंदों के माध्यम से, या दोहा के माध्यम से, या अन्य जो छंदे थी उनके माध्यम से, चाहे वो दीनदयाल रहे हों, इन लोगों ने अनेक छंदों का प्रयोग करके हमारी इस रीतिकालीन परंपरा को और भी समृद्ध किया, सुदृढ़ किया है। भाषा इस काल में जितने भी रहे वहां पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा हुई है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की बहुलता रही इस काल में। ज्यादातर देखा जा रहा है तो हमारे चाहे वो सवैया में रहा हो, चाहे दोहा में रहा हो, चाहे अन्य छंदों में रहा हो, चाहे कवित्व में रहा हो, आप देखेंगे तो यहाँ पे कवित्व में भी लिखे गए हैं। कवित्व, अब कवित्व लिखा गया तो चाहे कवित्व, दोहा, छंद जितने भी हैं, यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि ज्यादातर जो कुछ लिखा गया है वह ब्रज भाषा में रचनाएं हुई हैं।
क्योंकि इस काल में आपको ये समझना है कि जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, इसलिए हमको दूसरा ये वीडियो लेके आना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं आपको लर्न करनी है, आपको याद करना रहेगा। आपने जो डायरी बनाई है, आपने जो नोटबुक बनाया है, उसमें उसको संकलित करते रहेंगे ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अगले विषय के साथ हम पुनः अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।